हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं तुल्यांक की भार के बारे में। क्लास 11th का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्लास 12th में भी काम आएगा। और क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री में वो पूरा हो चुका था। उसमें से सारे न्यूमेरिकल्स और सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी थी। बस एक ही छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो मुझे पहले याद नहीं आया था, तुल्यांक की भार या तुल्यांक की द्रव्यमान। इसके अनुप्रयोग होते हैं क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि इसका यूज आता है क्वेश्चन में, आपको एक बीच में यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। कहीं अलग से इसका क्वेश्चन मुश्किल आता है कि इसका तुल्यांक की भार ज्ञात कीजिए। इसका क्या किया जाता है, आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, वहां पर आपको इसका कहीं बीच में यूज आएगा और अगर आपसे इसका यूज आता होगा तो आप क्वेश्चन कर देंगे, नहीं तो आप इसका क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं तुल्यांक की भार के बारे में। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ बुक्स में इसको तुल्यांक की भार, तो कुछ बुक्स में इसको तुल्यांक की द्रव्यमान, और कुछ में तो दोनों ही नाम लिखे होते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं कि तुल्यांक की भार क्या होता है। तो तुल्यांक की भार की परिभाषा जानने से जरूरी इसको निकालना आना चाहिए आपको। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले नंबर पर हम लोग अम्ल के लिए निकालेंगे। अम्ल के लिए अगर आपको कोई भी अम्ल दे दिया जाए, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, इस तरीके से कोई भी एसिड आपको दे दिया जाए, चाहे वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, उससे मतलब नहीं, तो उसका तुल्यांक की भार कैसे निकलता है। तो उसके लिए मैं आपको सूत्र बता रहा हूं क्या होता है। अम्ल का अणुभार बटे H+ की संख्या। अम्ल का अणुभार बटे H+ की संख्या, ये इसका सूत्र है। तुल्यांक की भार निकल जाएगा। और इसके सामने आपको कोई भी यूनिट नहीं लिखनी है, केवल इस सूत्र को निकाल करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल देनी है। सूत्र लगा करके वैल्यू पुट करके एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, बस। तो अम्ल का अणुभार बटे H+ की संख्या। अगर मान लो मैंने आपसे कह दिया कि आप लोग H2SO4 का तुल्यांक की भार बताइए, H2SO4 का तुल्यांक की भार बताने के लिए हम सूत्र को लगाएंगे। तो अम्ल का अणुभार H2SO4 का अणुभार कितना होता है, 98 अपॉन H+ की संख्या। इसमें कितने H+ हैं, तो इसमें 2 H हैं, 2 इक्वल ये आ जाएगा आपके पास 49। तो 49 क्या होगा, 49 क्या होगा, इसका तुल्यांक की भार होगा। H2SO4 का तुल्यांक की भार 49 होगा। ऐसे ही आप अलग अलग एसिड के लिए निकाल सकते हो। तो ये अम्ल के लिए बताया मैंने आपको। अब जो नेक्स्ट है वो है क्षार के लिए। क्षार के लिए आप लोग कैसे निकालते हो, वैसे आपको क्षारक करना चाहिए। क्षार और क्षारक दोनों अलग होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। फिलहाल तो आप यहाँ पर क्षारक लिखिएगा। तो क्षारक के लिए तो जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, इस तरीके से जहां पर OH मिले उनको हम क्षारक बोलते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या है, क्षारक का अणुभार बटे OH- की संख्या। बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्षारक का अणुभार बटे OH- की संख्या। वहां पर H+ की संख्या थी, यहाँ पर OH- की संख्या। OH- की संख्या का मतलब है इसमें कितने OH हैं। जैसे NaOH के लिए अगर मैं आपसे पूछ लूं कि NaOH का तुल्यांक की भार कितना होगा, तो Na का अणुभार कितना होता है, NaOH का अणुभार होता है 40। क्यों, 23 तो सोडियम का, 1 इसका, 24 और 16 ऑक्सीजन का, 40 हो गया। अब 40 बटे OH- की संख्या, इसमें कितने OH हैं, इसमें केवल एक ही OH है, तो 40 बटे 1 बराबर 40। तो इसका तुल्यांक की भार कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये होता है क्षारक के लिए, क्षारक का अणुभार बटे OH- की संख्या। तो अगर आपको कोई भी अम्ल दे दिया जाए तो अम्ल का तुल्यांक की भार ऐसे निकलेगा, क्षारक का तुल्यांक की भार ऐसे निकलेगा। अब हम सीखते हैं किसी तत्व का कैसे निकलेगा। देखिए, तुल्यांक की भार निकालना आपसे आनी चाहिए, क्योंकि ये 11th में भी यूज आ जाता है, 12th में भी यूज आता है और 12th के बाद भी यूज आता है। इसकी डेफिनेशन इतनी कहीं भी नहीं पूछी जाती, केवल इसका एप्लीकेशन पूछ जाता है आपसे। तो थर्ड नंबर पर है एलिमेंट। एलिमेंट का कैसे निकालोगे, क्योंकि एलिमेंट का कैसे निकालोगे, परमाणु भार, उस एलिमेंट का परमाणु भार आप लोग ऊपर रखोगे बटे उसकी संयोजकता को आप लोग नीचे रखोगे, निकल जाएगा। उसका परमाणु भार ऊपर, उसकी संयोजकता को आप लोग नीचे रखोगे। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि सोडियम का तुल्यांक की भार कितना होगा, सोडियम का तुल्यांक की भार कितना होगा। तो सोडियम का तुल्यांक की भार कैसे निकालोगे, सोडियम का परमाणु भार ऊपर रखोगे, कितना होता है 23 अपॉन संयोजकता। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है सोडियम की संयोजकता, 1।
बराबर 23, तो इसका तुल्यांक भार हो जाएगा 23। अणुभार और तुल्यांक भार बराबर भी आ सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और अलग भी आ सकते हैं। तो Na का तुल्यांक भार क्या हो गया, 23 हो गया। अब हम निकालते हैं, अम्ल का हो गया, क्षारक का हो गया, एलिमेंट का हो गया, एलिमेंट यानी तत्व का हो गया। अब हम निकाल लेते हैं किसी लवण का, कि अगर आपको कोई लवण दी जाए तो उसका तुल्यांक भार आप कैसे निकालोगे। तो साल्ट, साल्ट यानी लवण, लवण मतलब NaCl हो गया, KCl हो गया, MgCO3 हो गया, इस तरीके से, तो इनको हम लवण बोलते हैं। तो इनका तुल्यांक भार कैसे निकलता है, इनका तुल्यांक भार निकलता है अणुभार, लवण का अणुभार ऊपर रखोगे बटे पॉजिटिव की संख्या, पॉजिटिव की संख्या, लवण का अणुभार कितना है उसको ऊपर रखो, अपॉन उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है उसको नीचे रखो। जैसे आपको NaCl का निकालना है तुल्यांक भार, सॉरी हाँ NaCl का आपको तुल्यांक भार निकालना है, तो NaCl का अणुभार ऊपर रखोगे, और NaCl का अणुभार कितना होता है 58.5 अपॉन पॉजिटिव की संख्या। इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, केवल इस पर एक माइनस चार्ज होता है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव तो एक ही है, तो एक नीचे रखोगे बराबर 58.5, तो ये इसका तुल्यांक भार हो जाएगा। तो ये आपने देख लिया कि लवण का तुल्यांक भार कैसे निकलता है। अम्ल, क्षार, लवण और तत्व, इन चार के तुल्यांक भार इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर कहीं पर भी आया तो आप उसको निकाल सकते हो। अम्ल की पहचान क्या है, अम्ल की पहचान है इसमें आपको H देखने को मिलेगा, क्षार की पहचान है इसमें आपको OH माइनस देखने को मिलेगा, और लवण में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर मतलब लवण क्या होता है, जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वो लवण बनता है, जैसे टाइप से वहां पर आपको जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना निगेटिव चार्ज होता है। मतलब एक धातु होती है तो एक अधातु होती है, तो एलिमेंट को तो आप पहचान सकते हो, जैसे Na, फास्फोरस, इस तरीके से। तो ये आपने सीख लिया तुल्यांक भार कैसे निकाला जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पर हम परमाणु की संरचना जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11 का, उसको स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं, इस चैप्टर का वहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं है, इस चैप्टर का यूज आगे के चैप्टर्स में आएगा, जैसे चैप्टर नंबर 3 हो गया, चैप्टर नंबर 4 हो गया, चैप्टर नंबर 5 है, 6 है, आगे इस चैप्टर का यूज है। लेकिन चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 में और हाँ चैप्टर नंबर 4 में इसका बिल्कुल यूज नहीं है। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 यानी परमाणु की संरचना और रासायनिक आबंध, वहां पर इसका यूज नहीं है, लेकिन बाकी जगह इस चैप्टर का यूज होगा। तो आप लोग अगर आपने इस चैप्टर को नहीं देखा है तो आप चैप्टर नंबर 2 को बिना इसको देखे भी देख सकते हो पूरे को, उसको मिस मत कीजिएगा। लेकिन अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर पूरी केमिस्ट्री को आप नहीं समझ पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम परमाणु की संरचना को पढ़ेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।